बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे से डेली बेस पे बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। तकरीबन रोज़ाना ही 15 से 20 नए नंबरों से मैसेज आता है और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार किए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि इस वीडियो के अंदर मैं किन किन चीज़ों के आप लोगों के साथ जवाब दे के आप लोगों के साथ वो मालूमात शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि फिर अगर आप वीडियो देखें या स्किप करें तो आपके पास उसकी चॉइस हो, ना कि आप सस्पेंस में हो कि यार पता नहीं किस टॉपिक पे वीडियो बना दिया। तो सबसे पहले सवाल होता है मेरे से, जी इंडोनेशिया हम आना चाहते हैं तो हम वहाँ पे बिजनेस कौन सा करें। फिर दूसरा सवाल होता है, जी इंडोनेशिया के अंदर जो है ना अगर हम कंपनी बनाते हैं तो उसका बनाने का क्या तरीका है। फिर तीसरा सवाल होता है, जी हम इंडोनेशिया अपनी फैमिली को कैसे लेके आए, जो फैमिली को लेके आना चाहते हैं उनसे रिलेटेड है। फिर एक सवाल होता है, जी इंडोनेशिया में टैक्स का क्या सिस्टम है, टैक्स कितना पे करना पड़ता है। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से सवाल होता है। उसके अलावा इंडोनेशिया की करेंसी के ऊपर भी सवाल होता है, जी करेंसी का क्या है, जी लो है, जी इनकम कैसी है ये। इसके अलावा जो सवाल होता है जॉब्स के हवाले से, जी हम इंडोनेशिया आना चाहते हैं जॉब के लिए। तो इसके अलावा फिर जो बिज़नेस का वीज़ा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, जी बिज़नेस के वीज़े का क्या तरीकाकार है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो रूटीन पे मेरे से बार बार पूछे जाते थे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था, जी हम इंडोनेशिया आते हैं और वहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, जापान वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो उस के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो इंडोनेशिया आके वहाँ से जाना चाहते हैं। तो ये कुछ टॉपिक कवर करना चाह रहा था स्पेशल उनके लिए जो लोग जानना चाहते हैं इंडोनेशिया के हवाले से कि यार हम अगर जाएं तो वहाँ पे करें क्या, या जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो। तो जो बंदा वीडियो देखे वेल एंड गुड, अगर सिर्फ नंबर उठा के कॉल करनी है और यही चीज़ें पूछनी है तो उस बंदे को वापस मैं ऐसी ही वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो पहले ये देखेगा और उसके बाद उसके साथ मज़ीद तफसील में कॉल पे या मैसेज पे जिस तरह भी बात हुई उस तरह करेंगे। तो आते हूँ अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ। इंडोनेशिया में बिज़नेस कौन कौन से हैं। देखें, इंडोनेशिया में बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पाकिस्तान में जिस तरह बिज़नेस के हालात हैं बहुत सारे लोगों को पता है, और इंडोनेशिया में बिज़नेस इस वक्त ठीक है, अच्छा चल रहा है। और बिज़नेस उनका ठीक होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे डॉलर स्टेबल है। बिज़नेस है कौन कौन सा, छोटे लेवल का भी है, बड़े लेवल का भी है। कुछ के नाम ले लेता हूँ जो माइंड में चल रहे हैं, कोई रह गया तो फिर वो किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। वहाँ पे जी चावल का काम अच्छा है, उसकी वजह यह है कि जिस तरह हम लोग रोटी खाते हैं वो लोग चावल खाते हैं। फिल्टर वाटर का काम अच्छा है, उसकी वजह यह है कि हर बंदा ही वहाँ पे फिल्टर वाटर यूज़ करता है। अंडों का काम भी वहाँ पे अच्छा है क्योंकि वो डेली बेस पे उनके इस्तेमाल होते हैं। कुकिंग ऑयल का काम अच्छा है। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स की साइड पे आए तो कैफ़े और रेस्टोरेंट्स का काम अच्छा है, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी फूड के साथ हम चला लेंगे काम वहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको कम्बिनेशन रखना पड़ेगा पाकिस्तानी और इंडोनेशियन फूड का, या चाइनीज़ फूड साथ कर लें, कोरियन कर लें। मतलब कम्बिनेशन के बगैर बहुत मुश्किल है। सिंगली आप अगर कोशिश करें कि मैं पाकिस्तानी फूड चला लूँ तो बहुत मुश्किल है। इसके अलावा मछली वगैरह की फार्मिंग का काम ठीक है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत लाजमी है। इससे हट के अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम है वहाँ पे। कंस्ट्रक्शन के जो उसके अंदर चीज़ें मटेरियल इस्तेमाल होता है, ठीक है, उनका काम अच्छा है, जिस तरह सैनिटरी स्टोर वगैरह हो गए। इसके अलावा कारपेट्स का काम बहुत अच्छा है इंडोनेशिया के अंदर, और प्रॉफिटेबल भी है वो, और काफ़ी पाकिस्तानी कर भी रहे हैं। अगर आ जाएं आप इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड पे तो मैं उसे ज़्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करता कि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं वो किस्तों पे मिल जाती हैं, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। लेकिन काम वो भी है जिस तरह मोबाइल फ़ोन्स का है, लैपटॉप का है, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वॉशिंग मशीन होगी, इस्त्री होगी, इन चीज़ों का एलईडी वगैरह काम अच्छा है ये भी, लेकिन वहाँ पे किस्तों पे मिल जाती है, जिस वजह से मैं नहीं इसे प्रेफर करता कि ये काम किया जाए। और फूड को भी मैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करता, अगर आप सिंगल कम्बिनेशन के ऊपर कर रहे हैं तो आपका लॉस होने का ज़्यादा चांस है उसमें, क्योंकि फूड का काम चलते चलते टाइम लेता है वो अपना बहुत ज़्यादा। तो आइटम ऐसी सिलेक्ट कीजिए जो आपकी बच भी जाए तो ख़राब ना हो। अब कुकिंग का काम है, वो बच गया तो नेक्स्ट डे यूज़ नहीं हो सकता। इसके अलावा गाड़ियों की तरफ आ जाएं, मोटरसाइकिलों की तरफ आ जाएं, उनकी सर्विस मतलब मेंटेनेंस सर्विस जो होती है गाड़ियों की, वो काम भी अच्छा है। और इनका जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स से हिसाब से भी बहुत अच्छा है ये बिज़नेस, लेकिन ये थोड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट की साइड पे आ जाता है।
टायर वगैरह हो गए, या आप गाड़ियाँ इम्पोर्ट कर रहे हैं और उससे सेल कर रहे हैं ये। बाकी इसके अलावा प्रॉपर्टी की साइड पे आए तो काम अच्छा है, लेकिन वो टाइम लेने वाला है, उसके लिए एक्सपीरियंस, फिर डॉक्यूमेंटेशन, वो थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसीजर उसका। उसके लिए वहाँ पे अगर कोई किसी बंदे ने वक्त गुजारा हुआ है, मामला समझता है, तो वो सबसे बेस्ट काम है। हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ है, लेकिन सबसे बेस्ट काम है ये। कारोबार के हिसाब से ये चीज़ें हैं। बाकी हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है। आप अपना माइंड बना के कारोबार सेलेक्ट करके 1 2 3 4, उसके बाद आप इंडोनेशिया आए, अपनी इन्वेस्टमेंट का हिसाब रख के कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर मैंने कौन सा काम करना है, बैकअप के ऊपर कितना रखना है, ये सारी चीज़ें सोच के। ना कि आप सिर्फ वीज़ा लेके आ जाए और बाद में वहाँ पे आके ख़राब हो। फास्ट फूड का काम वहाँ पे कम है बनस्बत बाकी, क्योंकि वो लोग फास्ट फूड को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते जिस तरह पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े को नहीं करते। लेकिन अगर आपके यहाँ रोल पराठा हो गया, इस तरह की चीज़ें वो खाते हैं, कबाब हो गया खाते हैं। लेकिन सॉरी, शवारमा कहने लगा था, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़े सीज़े के ऊपर उनका इतना रुझान नहीं है, कम है। फिर दूसरा सवाल था जी इंडोनेशिया में कंपनी के हवाले से। कंपनी बनाने के लिए 2 बंदे तो लाजमी है, मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ इस चीज़ को। अब कंपनी का ये है कि कंपनी का फ़ायदा आपको ये होना है कि जब आपकी अपनी कंपनी होगी, आपके पास उसकी पूरी फाइल होगी, उसका टैक्स नंबर होगा, जो बिजनेस है उसका लाइसेंस होगा, डीड होगी, ठीक है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी जगह की वो होगी, मतलब पूरी एक कंप्लीट फाइल है कंपनी की। जिस वक्त वो आपके पास होगी, फिर आपका अकाउंट होगा, तो वो चीज़ें आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं अगर आप इंडोनेशिया से आउट जाना चाहें तो। अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी तो जो लोग कहते हैं ना जी हम ऑस्ट्रेलिया या आगे पीछे, तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम्स बन सकती हैं डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से। तो कंपनी बनाने का तरीकाकार यही है कि 2 लोग कम अज़ कम हो, ठीक है, तो कंपनी तैयार हो जाती है। चाहे वो आप वर्चुअल ऑफिस पे करें, या आप रेंटल प्लेस के ऊपर करें, या कोई लोकल है साथ उसके साथ कंबाइन करके करें, तो कंपनी की फॉर्मेशन हो जाती है। तकरीबन 15 एक दिन लगते हैं उसके अंदर। उसके बाद वीज़ा आपका आ जाता है, उसके ऊपर भी 10 12 15 दिन लग जाते हैं। तो तकरीबन 1 महीने का ये प्रोसेस लग जाता है लीगली, अगर आप सारी चीज़ों को लेके चलें तो। कंपनी और उसके वीज़े के जो 2 साल का इन्वेस्टर के पास है उसके हवाले से तो मुश्किल नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं जी पूछते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर कर लूँ, ताकि बार बार मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ तो मैं खुद यकीन करें कि थक जाता हूँ। फिर लोग कंप्लेन करते हैं जी कॉल मैसेज, ये तो उन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर जो लोग सवाल करते हैं जी हम इंडोनेशिया जॉब करने के लिए आना चाहते हैं, तो उनके लिए तो यही है कि भाई आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगा गल्फ़, या और कोई आपके पास चॉइस है गल्फ़ के अलावा तो आप उधर जॉब के लिए ट्राई करें। इंडोनेशिया में मत जॉब के लिए ट्राई करें। इंडोनेशिया में जॉब नहीं, उनकी अपनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो उन्हें जॉब दें या फॉरनर्स को जॉब दें। और फॉरनर्स को जॉब के लिए फिर वर्किंग के तास निकलता है, उसकी जस्ट गवर्नमेंट जो फीस है वो $1200 है, वीज़ा फीस उसके बाद आ जाती है। तो जॉब्स हैं भी नहीं फॉरनर्स के लिए, और अगर हो भी तो कोई बंदा प्रेफर नहीं करता, वो कोशिश करते हैं लोकल ही उठा लें, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की फ़ीस है, फिर वीज़ा है। तो जॉब के लिए आप मत इंडोनेशिया को सर्च करें, उसके लिए बेस्ट है आपके लिए गल्फ़, या कोई और आपके पास चॉइस है तो वो सबसे अच्छी है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी इसी तरह है कि आप इंडोनेशिया क्यों, शायद आप लोगों ने देखा हो या सुना हो या किसी से मालूम हो आपको कि इंडोनेशिया इस वक्त एशिया के अंदर मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया के बाद। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं। मैं पाकिस्तान में जानता हूँ 2 3 ऐसे बंदों को जो इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट करवाते हैं बैग, जो हैंड बैग होते हैं लेडीज़ वो, और जूते और शर्ट्स। ये 3 चीज़ें मैं जानता हूँ, 3 पाकिस्तानियों को जो इंडोनेशिया से इंपोर्ट करवाते हैं पाकिस्तान। तो इसके अलावा बाकी पाम ऑयल का भी है, कोकोनट का भी है। अब जो बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जानता है वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी वहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है अगर कोई करना चाहे तो। करेंसी के ऊपर बात होती है जी, उनकी करेंसी डाउन है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, आइडिया हो जाएगा उसी से आपको कि करेंसी की उनकी वैल्यू क्या है। 6 साल पहले जब मैं इंडोनेशिया गया तो इंडोनेशिया का 1 मिलियन एक जूता पाकिस्तानी बनता था 9000 और कुछ रुपए। आज इंडोनेशिया का एक जूता 1 मिलियन पाकिस्तानी बनता है 19000 और कुछ रुपए। डॉलरों के अंदर अब मैं आपको बता दूं इसका, डॉलर पाकिस्तान में $100 बनते हैं तकरीबन 27,000 28,000 इसके राउंड अबाउट अभी मौजूदा। और इंडोनेशिया के अंदर $100 बनता है 15,000 सॉरी 1.5 जूता 15 लाख इंडोनेशियन के राउंड अबाउट।
तो अब अगर 15 लाख इंडोनेशियन डेढ़ जूता को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें आप, तो ये तकरीबन सेम आ जाता है। ठीक है, तकरीबन सेम आ जाता है, 28-29 हज़ार रुपया इनका भी बनता है। लेकिन क्योंकि हमारी करेंसी डाउन हुई है पिछले 6 सालों में, इनकी करेंसी वहीं स्टेबल है, वहीं रुकी हुई है, तो वहाँ पे और पाकिस्तान में अगर महंगाई की रेशो को देखा जाए तो काफ़ी सारा डिफरेंस आ जाता है काफ़ी सारी चीज़ों में। इसके अलावा फिर एक चीज़ और है, टैक्स। टैक्स का ये है कि देखिए, टैक्स आपका बेस करता है आपकी कंपनी के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर। जितना वसी कारोबार उसके हिसाब से गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। अमूमन जो लोग कारोबार कर रहे हैं 20-30 लाख, 15 लाख, 35 लाख, 40 लाख, उनके टैक्स जो आते हैं वो पाकिस्तानी तकरीबन 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 18 हज़ार, 14 हज़ार, मतलब इस तरह रेशो है इनकी। मेरे पास अभी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो मैं आपको टोटल बता देता कि 25% तक वो क्या टैक्स ले रहे हैं, 15% तक क्या ले रहे हैं, 30% पे क्या ले रहे हैं, 35% पे क्या ले रहे हैं। तो अभी मेरे पास वो स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं तो आपको बता देता। लेकिन टैक्स इतना ज़्यादा नहीं है कि बंदा कहे कि यार अफोर्ड ही नहीं हो सकता, या बहुत ज़्यादा टैक्स आ जाता है, इतना कारोबार नहीं किया जितना टैक्स आ गया। तो टैक्स इतना नहीं है। जो लोग इंडोनेशिया अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं अपने साथ, तो उनके लिए जो बेस्ट वे होता है वो होता है इंडिपेंडेंस, सॉरी जी, इंडिपेंडेंस के तास। इंडिपेंडेंस के तास के ऊपर वो उन्हें, अगर बच्चे हैं अंडर 18 है, उन्हें इंडिपेंडेंस के तास पे बुला लें। वाइफ है उन्हें बुला लें, वालदैन है उन्हें बुला लें। इंडिपेंडेंस के तास का ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद होता है। आपकी कंपनी है, आप उसी के स्पॉन्सर के ऊपर आप अपनी फैमिली या बच्चों को इंडिपेंडेंस के तास पे बुला सकते हैं। इसके अलावा चीज़ और है, जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या जापान मुख्तलिफ, तो वजन विजिट वीज़े के ऊपर तो नहीं जाया जा सकता, ये तो आप लोगों को भी मालूम ही होगा। उसके लिए आपके पास इंडोनेशिया में कम अज़ कम या वाइफ की तास हो या इन्वेस्टर की तास हो, ठीक है, फिर आप जा सकते हैं। अम्बेसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके अलावा जो आपकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होना लाजमी है। आपका अपना अकाउंट होना लाजमी है। 3 महीने की कम अज़ कम उस स्टेटमेंट होना लाजमी है, और स्टेटमेंट भी नॉर्मल भी चार्ज जाती है। पाकिस्तान में तो खैर 70-70, 80-80 लाख है, लेकिन वहाँ पे आपके 6,000-7,000 डॉलर के राउंड अबाउट भी हो तो चल जाती है। तो वो भी एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बात करूँगा। तो इतना सिर्फ आपको आइडिया दे देता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन लाजमी है, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के वो भी नहीं हो सकता। बाकी अभी तक जो लोग इंडोनेशिया आए कारोबार के हवाले से, ख़ास करके पिछले कुछ अरसे में, ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, और जिन्होंने सहारे लिए हैं, उन सारों को आप देख लें, उनमें से 90% वहाँ से, अब मेरे माइंड में तो एक ही लाभ आ रहा है कि वो लोग वहाँ से जलील होकर निकले हैं या निकल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब बंदा किसी नाड़ी के हाथ लगता है तो फिर उसका ये असर होता है। तो प्रेफर आपको करूँगा कि आप अपना बिजनेस को सोच के फिर आएँ और अपने बिजनेस को खुद रन करें, बजाय किसी सारे के या बैसाखियों के। इतना ज़रूर रखें कि आप आइडिया ले लें, डिस्कस कर लें, मशवरा ले लें, लेकिन करें वो जो आपको बेहतर लग रहा है। अगर किसी के मशवरे पे चल के आप सोच रहे होंगे कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो कभी भी नहीं होंगे। मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने जब शुरू किया था तो मैंने बिल्कुल इतनी रकम से किया था कि आपकी सोच भी नहीं जाती, 70-80 हज़ार रुपये पाकिस्तानी से। और मैं आज तक उस रकम से लगाया हुआ अपना कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चला भी रहा हूँ और कमा भी रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा डेली बेस के ऊपर मैसेज और कॉल होते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा जो है ना थक जाता हूँ। आप लोगों का भी वक्त कीमती होता है, मेरा वक्त भी बहुत कीमती है। तो अब मेरी कोशिश सिर्फ यही थी कि यार लोग बजाय सिर्फ नंबर उठाएं, डायरेक्ट कॉल कर दें, मैसेज कर दें, मेरे से डायरेक्ट पूछना शुरू कर दें। बेहतर है वो ये जो जर्नल चीज़ें हैं वो यहाँ से ये लोग सुन के उसके बाद रब्ता करके टू द पॉइंट बात करें नेक्स्ट अपने प्लान की, ताकि मेरा भी टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे, आपका भी माइंड क्लियर हो, मुझे भी पता हो, तो वो चीज़ें एक अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोशिश की आप लोगों के साथ डिस्कस करने की ये चीज़ें, ताकि यार आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे सकूं। बताने का सिर्फ मकसद ये था कि आइडिया दे सकूं कि ये चीज़ें इस तरह चल रही हैं। बाकी मार्केट में आपको अंदाज़ा है बहुत अच्छी तरह, तो उसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना है कि कोशिश करें अपना प्लान रेडी करें, और प्लान रेडी करने के बाद आप स्टेप लें। बगैर प्लान के, या आपका 6 महीने बाद का प्लान है या साल बाद का प्लान है, तो ना खुद अपने दिमाग पे जोर डालें, ना बाकी किसी के दिमाग पे जोर डालें।
क्योंकि 6 महीने बाद की पॉलिसी किसी को नहीं पता क्या होगी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो इसलिए आप अपने प्लान से 1-2 महीने पहले ये चीज़ें किसी से कंसल्ट करते हैं या मशवरा करते हैं तो वो समझ आती है, लेकिन 6 महीने साल बाद नहीं समझ आती। बाकी वीज़ों के हवाले से किसी के माइंड में कोई सवाल हो तो काइंडली वॉइस कर दिया करें, जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेम डे में मिल जाएगा, सेम घंटे में मिल जाएगा। सिर्फ कोशिश करें कि डिटेल वाइज कर दिया करें ताकि मुझे भी सारी बात का पता हो और मैं आपको जो मेरा इल्म है, नॉलेज है, उसके मुताबिक आपके साथ वो चीज़ शेयर कर दूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा।